हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार ज़ोरदार से स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे इस एसएम मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि 11 जेपीएससी की फाइनल रिजल्ट आ गई। बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है। लगभग 342 वैकेंसी थी जिसको क्लियर कर दिया जेपीएससी ने, ठीक है। तो अब बारी है दोस्तों 14 जेपीएससी की, यानी कि 14 जेपीएससी दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी? तो इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों, जो सभी लोग दावा कर रहे हैं वो सितंबर लास्ट तक आ जाएगी, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, ये झारखंड है और झारखंड में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अगर जेपीएससी चाहे, अगर काम स्पीड में कर दे तो अगस्त में भी आ सकती है, ठीक है। जुलाई लास्ट में भी आ सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही कम टाइम है, जल्द से जल्द तैयारी पे लग जाए, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को जेपीएससी की पूरी सिलेबस का वीडियो मैंने करा दिया है। आप लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख ले। प्लेलिस्ट में 14 जेपीएससी में मैं जेपीएससी का पूरा सिलेबस डाल दिया हूँ, ठीक है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, अगर आप लोग नए हैं तो जल्द से जल्द जाके देख लें, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को वादा किया है कि जेपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं सिलेबस वाइज कराऊंगा, ठीक है। सिलेबस वाइज यानी कि पेपर 1 का जितने भी क्वेश्चन है मैं सिलेबस वाइज कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ आधुनिक भारत, इससे पहले दोस्तों मैंने इतिहास के जेपीएससी पेपर 1 में इतिहास से 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 15 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत के, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत और 5 क्वेश्चन आधुनिक भारत। इससे पहले मैंने दोस्तों 2 वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है। प्राचीन भारत के 5 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट जेपीएससी से लेके 11 जेपीएससी तक जितने भी पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं डिटेल के साथ कराया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में जल्द से जल्द देख लें, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए ना तो जरूर से जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। इससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आधुनिक भारत के वो 5 क्वेश्चन जो हर एक जेपीएससी में पूछा गया है, यानी कि फर्स्ट जेपीएससी से 11 जेपीएससी तक। और दोस्तों, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जेएसएससी की कर रहे हो, ठीक है, एसएससी की कर रहे हो या फिर एनटीपीसी की कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर ही रहे हो तो मैं एक बात जरूर बोलूँगा, अगर आप लोग झारखंड से हो तो आप लोग जेपीएससी को जाने मत दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है और उसी से आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग एसएससी एनटीपीसी की तैयारी करते हो, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो तो जेपीएससी की एग्ज़ाम जरूर से ज़रूर दीजिए, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं क्लास को शुरुआत करूंगा। अगर आप लोग बीपीएससी जेपीएससी एसएससी भी देते हो तो यहाँ के क्वेश्चन वहाँ रिपीट होते हैं और वहाँ के क्वेश्चन यहाँ रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये सीरीज जैसे ही खत्म होगा, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर 1 में जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जितने भी है, सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा इसी चैनल पे। अगर आप लोग नए हो तो जरूर से जरूर जुड़ जाइए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 11 जेपीएससी 2024 में हुआ था। तो 11 जेपीएससी के पीटी के पेपर 1 में हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले एंशिएंट का और मेडाइवल का क्वेश्चन डाल दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, एनटीपीसी की देख लो या फिर आप बीपीएससी के क्वेश्चन देख लो, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दावे के साथ बोल रहा हूँ मिल जाएगा, ठीक है। तो 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए, इलाहाबाद, कराची, मुंबई या गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कराची, ठीक है। 1931 में क्या हुआ था? कराची में, ठीक है, जहाँ पे मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी वो अध्यक्षता किए थे, ठीक है, उस टाइम पे। वो क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है, जेपीएससी ने भी पूछा है, अभी आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कहाँ पे आया था? कराची में, ठीक है, कराची में आया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। ये अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। यहाँ से और एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, कल को ये बना सकता है जेपीएससी, ठीक है, कि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा ध्यान से, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने किया था। चलिए, इस प्रस्ताव में क्या क्या शामिल था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल था,
उसके बाद क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल था, समानता का स्वतंत्रता शामिल था, श्रमिकों के अधिकार भी शामिल थे, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण भी थे, और जैसे कई मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, तो सारे मौलिक अधिकारों की बात की गई थी इस अधिवेशन में। कब? 1931 के कराची अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने दोस्तों आप लोग के लिए बता दिया। तो जैसे ही आप लोग क्लास करो दोस्तों, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा उसको आप लोग कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, इसी से नोट्स बन जाएगा, इसी को रिवीजन करना है। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ 14 JPSC में आपका क्वेश्चन जरूर से जरूर भिड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा था रेतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? बताइए। रेतवाड़ी, देखिए 3 व्यवस्था पढ़ना होता है हिस्ट्री में। रेतवाड़ी, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, तो अभी मैं तीनों बताऊंगा, तीनों JPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था भी एक है। ठीक है, तो बताइए किसने कहा था ये? जॉन शोर ने, अलेक्जेंडर डफ ने, कप्तान केवर्ट, कैप्टन रीड ने, या थॉमस मुनरो ने? तो आप लोग को पता होना चाहिए रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो, वो संबंधित है। ठीक है, इसने क्या कहा था? द रेतरी सिस्टम इज ए सिस्टम विच हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन इंडिया। ठीक है, यानी कि रेतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। जान लेते हैं ये व्यवस्था क्या है। ठीक है, वे 1816 में मद्रास के गवर्नर बने। कौन कौन बताइए? मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। एक सेकंड, नहीं हेक्टर मुनरो नहीं, थॉमस मुनरो। ठीक है, मैंने गलती से हेक्टर मुनरो बता दिया, ये नहीं है, थॉमस मुनरो है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इस प्रणाली में क्या क्या शामिल था? किसान रैयत सीधे सरकार को लगान देते थे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार इसको घुमा के पूछा गया है। SSC में बहुत बार पूछा है, NTPC में भी पूछा है, BPSC में भी पूछा है। ठीक है, कि इनमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसान सीधे सरकार को टैक्स देते थे? तो वो रेतवाड़ी व्यवस्था थी जिसे थॉमस मुनरो ने लागू किया था। और ये कहाँ पे लागू हुआ था? ठीक है, ये भी जान लीजिए, इसको मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है, किसान डायरेक्टली सरकार से मतलब टैक्स डायरेक्ट देते थे। ठीक है, और भी क्या था? जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी, इसको कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कहाँ पे किया था? बंगाल बिहार के जमींदार होते थे जो अस्थाई कर देते थे। ठीक है, उसके बाद एक था महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी, इसको कौन लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर प्रदेश पंजाब में किया था। ठीक है, महल यानी कि गांव का समूह होता था और एक प्रकार से एक सामूहिक कर होता था। ठीक है, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, कल को क्वेश्चन यहीं से फॉर्म हो जाएगा। हो सके 11 JPSC में रेतवाड़ी पूछा है। ठीक है, 14 JPSC में महलवाड़ी पूछ दे। ठीक है, तो महलवाड़ी कहाँ पे हुआ है? ये उत्तर प्रदेश और पंजाब में चला है, और इसको किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, और महलवाड़ी व्यवस्था में एक प्रकार का सामूहिक कर दिया जाता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, बट आप लोग 2x में भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। ठीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप लोग को भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? बताइए। ये क्वेश्चन BPSC के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और BPSC अभी हाल ही में ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग का JPSC के ही पूछे गए ACF में। ठीक है, जो फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी थी FRO, उसमें नहीं, ACF में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी 2024-25 में जितने भी JPSC ने एग्ज़ाम लिया है और जितने भी लेने वाले हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं इसी चैनल पे कराऊंगा। ठीक है, एकदम दावे के साथ बता सकता हूँ कि 14 JPSC यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि समाचार पत्र में कौन सा महात्मा गांधी का नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के हैं। ठीक है, हेट हरिजन, ये भी मतलब हरिजन गाथा। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी का इंडियन ओपिनियन भी है। ठीक है, यानी कि जो इंडियन मिरर है ना, ये महात्मा गांधी जी का नहीं है। तो ये किसका है जान लेते हैं। ठीक है, यंग इंडिया संबंधित है महात्मा गांधी द्वारा 1919 से 1931 तक प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था यंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद इंडियन मिरर क्या है? ये महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर से संबंधित है, जो किसके पिता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का पिता है। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन है? जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था। कहाँ? कलकत्ता में किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सके अगला बार ये क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। कहाँ पे किया था? कोलकाता में किया था। ठीक है, और इनके पापा हुए देवेंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने इंडियन मिरर अखबार को निकाला था। ठीक है, 1861 में। ठीक है, प्रकाशित किया था। अब है हरिजन। ठीक है, तो हरिजन ये जो पत्रिका है ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ये 1932 में शुरू किया गया था। ये अस्पृश्यता के खिलाफ और समाज सुधार के लिए था। ठीक है, यानी कि छुआछूत से रिलेटेड ये पत्रिका थी। और लास्ट में क्या है? इंडियन ओपिनियन। ये 1903 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। ठीक है, जिससे उन्हें प्रवासी भारतीयों की समस्या उजागर हुई थी। ठीक है,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह के और किसके बीच संपन्न हुआ, बताइए। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट जान लेते हैं। अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, यह संधि 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं थे उस समय, लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, लेकिन जेपीएससी के जो ऑफिशियल आंसर किए ना, उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग बताया, बट यहाँ पे सही कर लीजिएगा, उस समय पे कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ठीक है, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग को पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा थॉट्स ऑफ पाकिस्तान ऑन पाकिस्तान लिखा गया है, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी लिखा गया है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ये भी लिखा गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आप लोगों का गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के गुरु हुए, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, और इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ विचार था जिसकी स्थापना गोखले ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों 11 जेपीएससी के 5 क्वेश्चन जो आप लोग को बताया मैंने, ये 11 जेपीएससी में पूछे गए थे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड 7 जेपीएससी में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 जेपीएससी की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2021 में हुआ था। ठीक है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रेतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। देखिए 7 जेपीएससी में क्या पूछा? अस्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे शुरू किया गया था। 11 जेपीएससी में भी पूछा था, ठीक है, कि रेतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग को मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोग इनके डिटेल क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स बना ले और उसे एकदम बहुत ही बारीकी से पढ़े ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 14 जेपीएससी में आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 11 जेपीएससी में भी रेतवाड़ी पूछा, देखिए 7 जेपीएससी में भी पूछा। ठीक है, तो ये कहाँ पे लागू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी पंजाब तथा बंगाल में, बंगाल तथा मद्रास में, मद्रास तथा पंजाब में, या मद्रास तथा बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बंगाल तथा मद्रास में। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में हुआ और रेतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में हुआ। और 11 जेपीएससी में यही क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ दिया कि रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ? मद्रास में हुआ। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग को लाइव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट ये कहाँ पे शुरू हुआ था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में शुरू हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार जो था उस समय बंगाल से जुड़ा हुआ था, जो 1912 में अलग हुआ। ठीक है, और बिहार से ही निकला 1936 में कौन? 1936 में उड़ीसा निकला। ठीक है, बिहार से, और बिहार से 2000 में कौन निकला? झारखंड निकला। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड निकला। ठीक है, तो अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया गया। कौन लाए? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है? जमींदार के माध्यम से सीधा कर दे सकते थे सरकार को। ठीक है, अगला है यहाँ पे रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लाया गया? मद्रास यानी बॉम्बे में। ठीक है, इसे 1820 में लाया गया, 1792 से प्रारंभ किया गया। इसको किसने लाया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ले। ठीक है, कैप्टन रीड एक नया नाम है, आप लोग को याद रखना है। 14 जेपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या था? सरकार सीधे किसान से कर ले लेती थी। ठीक है, ये था रेतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जेपीएससी में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल करो अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 घटना दिया है, आप लोग को बताना कि पहले घटना कौन सी हुई है। स्वदेशी आंदोलन 1955। सोचिए जेपीएससी ने इतना आसान ऑप्शन दिया है, डेट लिख दिया है, साल लिख दिया है, तो 1905, 1916, 1909। तो इन 3 गो में तो कोई दिमागे ख़राब नहीं करना है, 3 गो तो आसानी से पता चला। चौथा पता होने से ये क्वेश्चन आप लोग का बन जा रहा है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ADCB। पहले क्या हुआ था? A,
यानी स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट बंगाल विभाजन के बाद हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद से भारत में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ और स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट किसका श्रेय जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, इसी में क्या हुआ था? जितने भी अंग्रेजी सामान थे उनको बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, चलिए, तो पहले क्या था? ए नंबर, उसके बाद डी नंबर, उसके बाद सी नंबर, उसके बाद बी नंबर। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905, फिर है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर है मॉर्ले मिंटो सुधार और फिर है लखनऊ समझौता। ठीक है, चलिए, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर मुस्लिम लीग, फिर मॉर्ले मिंटो सुधार और फिर लखनऊ समझौता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 JPSC में क्या पूछा था? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? बताइए, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने किया था और किस वर्ष किया था? लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1880 में, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में, लॉर्ड विलियम वेडरबर्न ने वर्ष 1885 में, या लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन ने किया था। कब? 1882 में किया था। ठीक है, चलिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, फर्स्ट इंडियन एजुकेशनल कमीशन, इसे हंटर आयोग कहा जाता है। ठीक है, इसे हंटर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। इसे किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। याद रखिएगा, हंटर आयोग के नाम से फेमस था। ठीक है, स्थापना 1882 में। ठीक है, नियुक्त करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, जिन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कल को क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठा कीजिए और इसको भी लिखा कीजिए। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। चलिए, हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था ये भी जान लीजिए। हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था और प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल देना था, महिला शिक्षा, मिशनरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव देना था और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना भी था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हंटर आयोग को आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जरूर से जरूर लिख लीजिए। हो सके 14 JPSC में हंटर आयोग से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? बताइए, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसने शुरू की? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, या कैबिनेट मिशन, या साइमन कमीशन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना भारत में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारे चीज़ें यहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये अधिनियम ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत करता है। ठीक है, इसके तहत प्रांतों में मंत्रिमंडल प्रणाली शुरू हुई। यानी प्रांत, जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रांत। छोटे छोटे गांवों को मिलाकर प्रांत बनते थे। ठीक है, और गवर्नर को नाम मात्र का प्रमुख बनाया गया था इसमें, लेकिन वो अब निर्वाचित मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था। यानी कि जो गवर्नर होता था वो निर्वाचित मंत्रियों के सलाह पर कार्य करता था। कांग्रेस ने 1937 में प्रांतीय सरकार बनाई और इस अधिनियम के आधार पर, ठीक है, क्या किया उन्होंने? इस अधिनियम के आधार पर ही प्रांतीय सरकार बनाई थी। ठीक है, कांग्रेस ने 1937 में। उसके बाद देख लीजिए भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या हुआ था? द्वैध शासन की व्यवस्था थी, स्वायत्तता नहीं थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कल को क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत सरकार अधिनियम कितने में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो 1919 में की गई थी। ठीक है, इसमें ब्रिटिश अधिकारी भी शक्तिशाली बने रहे। और कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? 1946 में। ठीक है, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता देने की योजना बनाना था और प्रांतीय स्वायत्तता देना नहीं था। ठीक है, इसके बाद है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में। ये क्यों आया था? यह एक जांच आयोग था जिसने बाद में 1935 का अधिनियम सुझाया, लेकिन खुद कोई स्वायत्तता लागू नहीं की। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 JPSC का अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? ठीक है, तो बताना है भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में, माफ़ कीजिएगा मैंने गलती से बोल दिया,
पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में, स्पेन वासियों ने 1680 में, या फ्रांसीसियों ने 1745 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने 1550 में सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पुर्तगाली। देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारिक कंपनी पुर्तगाल ही था। ठीक है, आप लोग को पता होगा वास्को डी गामा पहले व्यक्ति थे जो भारत आए थे, कब, 1498 में। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगला क्या है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई 1550 में, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। प्रथम मुद्रण यंत्र क्या था? भारत में पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया। ठीक है, और यह 1556 में गोवा में स्थापित किया गया। हालांकि इसे पहले 1550 में मंगवाया गया था। ठीक है, बट स्थापना कब हुआ? 1556 में। कहाँ हुआ? गोवा में। उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म ग्रंथों और पुर्तगाली साहित्य को छापना था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पहली छपी पुस्तक क्या था? कैथोलिक कैटेसिज्म। ठीक है, जो 1557 में कहाँ हुआ था? गोवा में। चलिए, ये था दोस्तों 7 JPSC का। अब हम लोग 6 JPSC का देख लेते हैं जो 2016 में हुआ था। ठीक है, 6 JPSC का पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ठीक है, तो बघात जो रियासत था उसका विलय कब हुआ? 1848 में, 1850, 1852 या 1853। तो ये हुआ 1850 में। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बघात रियासत क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा वर्ष 1850 में ब्रिटिश राज में विलीन किया गया। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति। ठीक है, ऐसे राज्य जहां का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, लॉर्ड डलहौजी क्या करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में ले लेते थे। ठीक है, ऐसे ही एक फेमस कौन है? झांसी। झांसी की रानी, आप लोगों ने इसका कविता भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको भी मिला लिया था। ठीक है, हालांकि यह विलय विवादास्पद था और बाद में 1852 में पुनः राज्य को वापस लौटा दिया गया। लेकिन प्रश्न में विलीन हुआ की बात की गई थी 1850 तथ्यात्मक रूप से सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। ये हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये 6 JPSC के मॉडर्न इंडिया से आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 14 JPSC के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपयुक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग BPSC की तैयारी करते हैं तो मैं दावे के साथ बता सकता हूँ ये क्वेश्चन BPSC ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, BPSC ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो तीनों महिलाएं थी ये तीनों ही गांधी जी के साथ दांडी यात्रा के से संबंधित है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। चलिए देख लेते हैं फैक्ट। सरोजिनी नायडू गांधी जी के नमक सत्याग्रह में सबसे प्रमुख महिला नेता थी। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 21 मई 1930 को धरासला सॉल्ट वर्क्स की मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग 2500 सत्याग्रहियों को वो आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही थी। कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसके बाद क्या है? राजकुमारी अमृत कौर ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय सदस्य थी। राजकुमारी अमृत कौर नमक सत्याग्रह में भाग लिया और बॉम्बे से गिरफ्तार की गई। उन्होंने कांग्रेस की सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य मंत्री भी बने। देखिए, स्वतंत्र भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन बने? राजकुमारी अमृत कौर बने। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, नमक सत्याग्रह में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई महिला में से एक थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, सबसे पहले महिला यही थी जिनको गिरफ्तार किया गया दांडी यात्रा के दौरान। उन्होंने बॉम्बे में सॉल्ट निषेध उल्लंघन किया, समुद्र से नमक बनाया, बाजार में बेचा और गिरफ्तार की गई। गांधी जी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने हेतु प्रेरित भी किया। किसने? इन्होंने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चलिए और एक फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो सरोजिनी नायडू है ना, पहली भारतीय महिलाएं जो भारत में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली भारतीय महिलाएं थी जो अध्यक्षता चुनी गई थी। ठीक है, वैसे तो भारत में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 JPSC का। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा, ठीक है, किसने तैयार की थी? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रहमत अली, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली जिन्ना या फजूल हक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सिकंदर हयात खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसे बाद में लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना गया, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पेश किया गया। कब? मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पेश किया गया। ठीक है, और ये प्रस्ताव मूलतः सिकंदर हयात खां द्वारा लिखा गया था। इसे 23 मार्च 1940 के AK फजलुल
हक ने प्रस्तुत किया था, जबकि अन्य नेताओं जैसे जफरुल्लाह खां और लीग के वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। लेकिन प्रारंभिक रूप से इसे संशोधित करने वाला मुख्य व्यक्ति सिकंदर हयात खां था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय, ठीक है, अंग्रेजी महाराज कौन थे? उस समय थे जॉर्ज षष्ठम। ठीक है, जॉर्ज षष्ठम थे, मतलब जॉर्ज 6। ठीक है, हाँ, भारत को आज़ादी कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज षष्ठम और उनका शासनकाल था 11 दिसंबर 1936 से 6 फरवरी 1952 तक। वे ब्रिटिश इंडिया के अंतिम सम्राट भी माने जाते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश संसद ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत को स्वतंत्र किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किन प्रांत में लोक निर्णयत संस्तुति की थी? सिंध में, बलूचिस्तान में, उत्तर पश्चिम सीमांत में या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यानी माउंटबेटन योजना जो था ना, जून 1947 में लाया गया, उसमें जो ये सारे प्रांत थे उसमें हर जगह संस्तुति ली गई थी। ठीक है, चलिए, और जनमत संग्रह के द्वारा ली गई थी। सिंध में जनसभा में वोटिंग के आधार पर पाकिस्तान में शामिल हुआ सिंध। ठीक है, बलूचिस्तान शाही दरबार और जनमत के आधार पर पाकिस्तान में शामिल हुआ था। और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP जनमत संग्रह हुआ, जिसमें बहुमत ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। तो दोस्तों ये था 5 क्वेश्चन जो 6 JPSC 2016 में पूछा गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 JPSC 2013 में हुआ था, वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग बोर रह रहे हो तो आप लोग 2x में देख सकते हो, और आई होप आप लोग को बहुत सारी जानकारी भी मिल रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप लोग को कॉपी कलम लेके बैठना। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग को कॉपी में लिख लेना, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा ना तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कितने JPSC की क्वेश्चन है? ये 5 JPSC की। ठीक है, जो 2013 में हुआ था। ठीक है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? बताइए, 1764, 1790, 1858 या 1868? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1790 को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध का ऐलान 22 जुलाई 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। ठीक है, जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि देश के भीतर घरेलू गुलामी यानी डोमेस्टिक स्लेवरी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। ठीक है, उस समय जैसे मान लीजिए देश के बाहर जो होता था दास मतलब क्या? दास प्रथा का मतलब है जहाँ पे लोगों को, इंसानों की खरीद फरोख्त की जाती थी देश के बाहर, उसको प्रतिबंधित कर दिया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस पे। बट भारत में 2-4 जगह ऐसे थे जहाँ पे डोमेस्टिक स्लेवरी यानी कि घरेलू गुलामी होती थी, मतलब पैसा नहीं दिया जा रहा, उसको ज़बरदस्ती घर पे काम कराया जा रहा है। ठीक है, तो वो उस समय भी लागू था और 1843 तक लागू था, जिसके व्यावसायिक लेन देन के स्तर पर गुलामी को गैरकानूनी माना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंग फेंस नीति किस संबंध इनमें से किससे? बताइए, रिंग फेंस नीति जो 5th JPSC में पूछा गया। ठीक है, मतलब 5 JPSC में। हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उनसे संबंधित था ये रिंग फेंस की नीति। क्या था जान लेते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है, जो 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इस नीति का उद्देश्य क्या था? बंगाल की सीमाओं को मजबूत करना, एक सुरक्षात्मक घेरा बनाना और खासकर मराठों और अफगानों जैसे बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए ये नीति अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में, 1891, 1881 या 1905 में? ठीक है, तो ये 1891 में पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए देख लीजिए, ये कानूनी ब्रिटिश भारत में बाल विवाह और नाबालिग बालिकाओं के साथ वैवाहिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान रूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड या वॉरेन हेस्टिंग्स? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, जॉर्ज ऑकलैंड। ठीक है, इन्होंने ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप दिया था। ठीक है, चलिए, यद्यपि बाद में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल यानी 1848 से 56 में इस विभाग को और अधिक विस्तृत और व्यवस्थित रूप दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर रॉय या फिर मेघनाथ देसाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऐसे व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए लिबरल पार्टी से फिन्सबरी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। कौन से पार्टी से चुने गए थे? लिबरल पार्टी से, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। वे ब्रिटिश संसद में चुने गए प्रथम भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो सकता है। ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रवर्तक है। आईएनएससी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, संस्थापक में से भी एक है दादा भाई नौरोजी। आरसी दत्त आर्थिक इतिहासकार और इंडियन सिविल सर्विस में उच्च पद पर रहे हैं। राजाराम मनोहर राय भारत में आधुनिक पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, लेकिन कभी संसद सदस्य नहीं बने हैं। मेघनाथ देसाई ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बने, परंतु वे बहुत बाद के समय 1991 में चुने गए। उससे पहले ही 1892 में ही चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? बताइए। अल्लारी सीतारामा राजू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अल्लारी सीतारामा राजू होगा। ठीक है। जोड़ानंद या झापकर बापा या फिर रानी गईदिनलू। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झापकर बापा। ये ऐसे व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रथम आदिवासी नेता थे जो प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। झापकर बापा जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित और प्रथम आदिवासी नेता माने जाते हैं। वे गुजरात के डांग क्षेत्र से थे। कहाँ के थे? गुजरात के डांग क्षेत्र से। अल्लूरी सीतारामा राजू आंध्र प्रदेश के आदिवासी विद्रोह नेता थे जो गांधी के तरीकों से असहमत होकर सशस्त्र संघर्ष अपनाए थे। ठीक है। इनका फिल्म भी आया है, आप लोगों ने देखा होगा, RRR। ठीक है। अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में ही बताया गया। ठीक है। चलिए और आगे क्या है? जाडानांग जो मणिपुर के नागा आदिवासी थे पर गांधीवादी नहीं थे। ठीक है। रानी गईदिनलियू नागा आंदोलन के नेता थे, कुछ समय बाद गांधी से प्रभावित हुई, परंतु वे झापकर बापा के बाद आई थी। ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में इतना बार रिपीट हुआ कि क्या बताऊँ। ठीक है। बीपीएससी के सीसीई में भी रिपीट हुआ है, बीपीएससी के ट्री एग्ज़ाम, ठीक है, बीपीएससी के TRE ट्री एग्जाम में भी आप देख सकते हो बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फर खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वे पश्तूनों के बीच गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांतों के प्रचारक थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक संगठन की भी स्थापना किया था। किन्होंने? खान अब्दुल गफ्फर खान ने। खुदाई खिदमतगार बहुत बार पूछा है। ठीक है। आप एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी में देख लो, चाहे फिर आप इसमें देख लो, एनटीपीसी में बहुत बार पूछा है। ठीक है। खिदमत गार किसके द्वारा मतलब ये संगठन बनाया गया था? ठीक है, बहुत बार पूछा है। अब जान लेते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता और पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। तो फर्स्ट कैबिनेट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बीपीएससी, जेपीएससी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद है जतिन दास। जतिन दास भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी, जेल में भूख हड़ताल में शहीद हुए और मौलाना मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? बताइए। इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठिए, इन सब बातों को जरूर से जरूर लिख लीजिए। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 29 दिसंबर 1929 को हुआ था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। ठीक है। कब बताइए? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, बट इसे लागू कब किया? 26 जनवरी 1930 को। क्यों लागू किया गया? क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज के रूप में घोषणा किया गया था। ठीक है, इसीलिए लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? बताइए। रॉलेट एक्ट भारत में क्यों लाया गया था? भूमि सुधार के लिए,
राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना या द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो आप लोग को पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट, नो वकील नो दलील, डायरेक्ट गिरफ्तारी होता था इससे, ठीक है। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। कब लाया गया था बताइए? 1919 में लाया गया था, ठीक है। चलिए इसके बारे और जान लेते हैं। राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बिना मुकदमा चलाए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी राजद्रोह या षड्यंत्र का आरोप लगाकर बिना सबूत के दंड दे सकती है। यह कानून न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था, ठीक है। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। अब देख लेते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है बीपीएससी ने, ठीक है। बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी या बिपिन चंद्रपाल। तो आप लोग को पता होना चाहिए मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 13 अप्रैल 1908 को, ठीक है, इन दोनों ने बम फेंका। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, बिहार में बम फेंका। उनका लक्ष्य था ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट थे, ठीक है। उनका लक्ष्य था किंग्स फोर्ट पे बम फेंकना, बट गलती से कहाँ पे फेंक दिया, ठीक है, गलती से फेंक दिया मिसेज कैनेडी और उनकी एक बेटी थी, ठीक है, मिसेज ओ कॉनर, उनके ऊपर फेंक दिया, जो उन्हीं के बगल से आ रहे थे, ठीक है, उन पर फेंक दिया, जो उनकी जान चली गई, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग को याद रखना है। चलिए आप देखते हैं दोस्तों फोर्थ जेपीएससी 2010 में लिया गया। वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन आया उनके बारे जानते हैं और उनके बारे में डिटेल में, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग को मज़ा आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ जेपीएससी निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम पहला सत्याग्रह किया? बताइए। बीपीएससी में इतना बार क्वेश्चन पूछा ना कि पागल हो जाइएगा इस क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। तो पहला जो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह था वो चंपारण में था। क्यों था? नील विद्रोह, नील, ठीक है, नील की खेती हो रहा था, वहाँ पे ज़बरदस्ती कराया जा रहा था किसानों के पास, ठीक है। आप लोग को याद रखना 3 कट्ठा 3/20, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नील, हाँ, ठीक है, नील की खेती किसानों पर अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती 3 कट्ठिया व्यवस्था से किया जाता था, ठीक है। गांधी जी का उद्देश्य था किसानों को शोषण से मुक्त कराना। ये सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला व्यवहारिक और राजनीतिक प्रयोग था, जहां उन्होंने अहिंसक विरोध और जन संगठन के जरिए सफलता भी पाई, ठीक है। यहीं से बापूजी छा गए थे भारत में, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू, ठीक है, और फूलो झानो, इनकी 2 बहन थी फूलो झानो, ठीक है, वो लोग भी इसमें शामिल थे, ठीक है। चांद भैरव भी थे इनके सहयोगी, ठीक है। कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855 से 1856 में, ठीक है, 1855 से 1856 में, ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ। और एक बात, जैसे ही संथाल विद्रोह खत्म हुआ उसी के टाइम में 1857 में क्या शुरू हो गया? सैनिक विद्रोह। कहाँ से शुरू हुआ बताइए? झारखंड के रोहिणी से। रोहिणी कहाँ है? देवघर में है, ठीक है, वहाँ से शुरू हो गया 1857 की क्रांति, ठीक है। तो इस 1855 और 56 की जो विद्रोह थी, ठीक है, संथाल विद्रोह, इसमें कौन कौन शामिल थे? सिद्धू कान्हू, ठीक है, इनके 2 समर्थक कौन थे? चांद भैरव, और उनकी 2 बहन भी थी फूलो झानो। उन लोगों ने भी इस विद्रोह में बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा लागू की? बताइए। रैयतवाड़ी 11 जेपीएससी में भी पूछा और अभी भी पूछ रहा 4th जेपीएससी में। मतलब आप लोग के लिए आप बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो ना बहुत डिटेल में, तो और उसके बाद मैं दोस्तों जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराऊंगा और इसके क्लासेस भी लेके आऊँगा। अगर इन सारे चीज़ों को आप लोग कर लेते हो तो 14 जेपीएससी की क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ बोलूँगा। और जब एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोग को एकदम प्रूफ के साथ भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ? मद्रास में, ठीक है, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, ठीक है। किसके द्वारा बताइए? ये बात आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है, 1820 में लागू किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में, ठीक है। किसान रेट को सीधे सरकार को देते थे, ये बात मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। लगान अस्थायी नहीं था, समय समय पर आकलन के अनुसार तय होता था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चैंगफोर्ड की रिपोर्ट कब आया था? बताइए। भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चैंगफोर्ड रिपोर्ट,
1919 में हुआ था, ठीक है। और इसको 1909 को क्या बोलते हैं, मॉर्लेमेंटो सुधार, ठीक है, जिसके बारे में पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद तो इस अधिनियम में क्या था देख लेते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। यह रिपोर्ट 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई। इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1929 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित हुआ। इसकी मुख्य विशेषता क्या था, देखिए मुख्य विशेषता से क्वेश्चन बन सकता है 14 जेपीएससी में, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। इसमें द्वैत शासन की शुरुआत की गई प्रांतों में, कहाँ, प्रांतों में। कार्यपालिका और विधायिका में भारतीयों की भूमिका में थोड़ा विस्तार भी हुआ और केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण भी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, या फिर सी नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। बताइए इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बताइए ए, बी, ओनली बी, सी या फिर सी। तो आपका राइट आंसर है बी और सी, यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। सेकेंड अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और बी सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और सी भी सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। यानी कि बी और सी जो है आप लोग का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन क्या हुआ, बम्बई यानी वर्तमान मुंबई में हुआ। 18 और 31 दिसंबर 1885 में हुआ। कांग्रेस का गठन भी 1850 में ही हुआ है, 85 में, ठीक है, सॉरी 85 में, 50 बोल दिया मैंने, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। और दूसरा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, कब हुआ, 1886 में। अध्यक्षता किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा कथन क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक साथ अधिवेशन किया, बिल्कुल सही बात है, इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज़, 1916 में ही भारत में क्या लागू हुआ, होम रूल, ठीक है, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया, ठीक है। होम रूल आंदोलन भी 1916 से ही शुरू हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सके होम रूल आंदोलन इसमें पूछा जाए। थर्ड जेपीएससी 2008 में हुआ, देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया। सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध, ठीक है, किससे है। चलिए थर्ड जेपीएससी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था, बताइए कौन था, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अंग्रेज। तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि भारत में सबसे पहले व्यापारिक कंपनी कौन आया, पुर्तगाली आया, वास्को डी गामा में 1498 में आया, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा आए 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह में, समुद्री मार्ग से आए थे, भारत के दर्शन किए और वहाँ व्यापार शुरू किया। इससे यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जैसे डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी क्रमशः बाद में आए, ठीक है। और भारत पहुंची और व्यापार केंद्र स्थापित किए, लेकिन प्रथम व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों के साथ था, ठीक है। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी लास्ट में आए और लास्ट में ही गए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था, चाय, अफीम, कॉफ़ी या सोरा। तो कॉफ़ी का उत्पादन जो है अंग्रेज के शासन में नहीं होता था, ठीक है। बाकी तीनों का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, ठीक है, व्यापारिक रूप में, ठीक है। अंग्रेजों के दौरान वस्तुओं का उत्पादन भारत में होता था, ठीक है। चाय अंग्रेजों ने असम और दार्जिलिंग की चाय बागानों में शुरुआत की। अफीम कहाँ पे, बिहार और मध्य भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। और सोरा कहाँ पे होता था, ये गन पाउडर बनाने में उपयोग होता था, ये खासकर बिहार और पटना में होता था, ठीक है। पटना के प्रमुख केंद्रों में सोरा का उत्पादन होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने किया, A.O. ह्यूम ने किया। कब किया, 1885 में किया, ठीक है। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ। कहाँ हुआ, बम्बई, मुंबई में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ, ठीक है। किसने अध्यक्षता की दूसरा का, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। कब हुआ, 1886 में, याद रखिएगा। तो पहला इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ, अब बम्बई में। इसकी स्थापना एलन ऑक्टिवियन ह्यूम नामक एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी ने की। यह संस्था भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक सुधारों की मांग करने के लिए एक मंच देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, ठीक है। देखिए कांग्रेस के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, गांधी जी ने दांडी
यानी कि समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ। ठीक है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की। अच्छा, शुरुआत 12 मार्च से हुआ, ख़त्म 6 अप्रैल 1930 को हुआ। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 की सुबह 6:30 बजे उन्होंने समुद्र किनारे जाकर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। ठीक है, नमक कानून को तोड़ दिया। अब देख लेते हैं सेकंड जेपीएससी एग्जाम 2006 में हुआ था, वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछा गया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डेनिश? यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की बात है, यहाँ पे संयुक्त पूंजी की बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पुर्तगाली नहीं हुआ है, यहाँ पे डच होंगे। ठीक है, तो संयुक्त पूंजी कंपनी किसने लगाया था? डच ने लगाया था। ठीक है, ये दुनिया की पहली संयुक्त पूंजी जॉइंट स्टॉक कंपनी मानी जाती है जिसने भारत एवं एशिया के साथ व्यापार की दृष्टि से कार्य शुरू किया। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है 1793 के बंगाल लक्षण क्या था? रेगुलेशन का विशिष्ट क्या था? उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, उससे अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजों के लिए सीमित हो गया था, या उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया, या उसमें भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति उपबंध दिया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को भी स्थान दिया गया। ठीक है। 1793 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, जो न्यायिक सुधारों का हिस्सा था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? बताइए। अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो की नीति तो था ही, जिसमें सहायक क्या था? सहायक संधि। हाँ, सहायक संधि का मतलब क्या होता था? अंग्रेज क्या करते थे, जो भारत के राजाओं थे उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियाँ देते थे, और वो जो सैनिक टुकड़ियाँ होती थी उन लोगों के जितने भी खर्च आते थे वो राजा देते थे, और उनको डरा के रखा जाता था कि अगर आप लोग के पुर्तगालियों या फ्रांसीसियों पर के द्वारा हमला होता है तो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक आप लोग की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर सहायक संधि किया जाता था। सबसे पहले कहाँ किया गया? हैदराबाद का निज़ाम में। ठीक है, सहायक संधि यानी कि सब्सिडायरी अलायंस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। यह एक कूटनीतिक नीति थी जिसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सैन्य व राजनीतिक नियंत्रण में लाना। पहला भारतीय शासक जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया हैदराबाद के निज़ाम थे। 1798 में सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। निज़ाम ने मराठा और टीपू सुल्तान के खतरे से बचने के लिए संधि स्वीकार की। देखिए, भारतीयों के डर से ही, ठीक है, डर पैदा करके वो लोग सहायक संधि लागू कर दिए। किन्होंने? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? बताइए। चंपारण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा बीपीएससी ने, बहुत बार। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, ये दोनों ही बिहार के थे, और बीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है एकदम। ठीक है, बहुत बार। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जेपीएससी में भी, और 14 जेपीएससी में भी बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत तरह से घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं करा रहा हूँ आप लोग को कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, खेती से जुड़ी थी और नील खेती से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जुड़े किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया था। आंदोलन में गांधी जी का साथ देने वाले प्रमुख कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, आंदोलन के प्रमुख स्थानीय नेता जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। अनुग्रह नारायण सिंह जो बिहार के प्रमुख नेता और बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्तीय मंत्री बने। ठीक है, प्रथम वित्तीय मंत्री बने कौन? अनुग्रह नारायण सिंह, जो बिहार से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फर्स्ट जेपीएससी एग्जाम 2003 में हुआ था, तो उसके बारे में क्या पूछा गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से। दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास से पसंद आ रही है, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। ठीक है, और अगर नहीं हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि 14 जेपीएससी के लिए मैं धमाकेदार क्लासेस लाने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री के 3rd क्लास है। ठीक है, इसके बाद और भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सारे क्लासेस में लेके आऊँगा, साइंस, ठीक है, सारे करंट अफेयर्स, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और वो भी सिलेबस वाइज। चलिए देख लीजिए हैं फर्स्ट जेपीएससी में क्या पूछा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, 3 बार मैंने रिपीट करके बता दिया। ये लाहौर अधिवेशन में हुआ। कब हुआ? 1929 को हुआ। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। ठीक है, चलिए, हाँ, और इसी दिन पूर्ण स्वराज के रूप में 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन समाप्त करने की घोषणा तिथि को निर्धारित किया। बताइए। जून 1948 को किया था। ठीक है, जून 1948 को किया था। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन जून 1948 तक समाप्त करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, बताइए। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? एनी बेसेंट, मैडम कामा, C.F. एंड्रूज। तो बताया था मैंने एनी बेसेंट। भारत के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थे और भारत के प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं, भारत के नहीं, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया। भारत के प्रथम, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष जो थे वो सरोजिनी नायडू थे। बट भारत के महिला अगर पूछे जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये था आप लोग का एनी बेसेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, बट आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो मूल रूप से आयरलैंड की थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सक्रिय सदस्य भी थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, वो आयरलैंड से थी। ठीक है, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जिससे कांग्रेस में उनकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का JPSC की पेपर 1 में 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, जिससे मैंने 15 क्वेश्चन आज तक भी फर्स्ट JPSC से लेके 11 JPSC तक जितने भी पूछे गए सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट JPSC से 11 JPSC तक करा दिया। सेकंड वीडियो में मैंने मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट JPSC से लेकर 11 JPSC तक सारे क्वेश्चन करा दिए। ये थर्ड वीडियो है दोस्तों, और ये थर्ड क्लास है जिसमें मैंने हिस्ट्री के आधुनिक भारत के यानी कि मॉडर्न इंडिया से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 11 JPSC से फर्स्ट JPSC तक सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में करा दिया। और दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के शानदार और ज़बरदस्त वीडियो लाएंगे हम सारे सब्जेक्ट वाइज PYQ पे। ठीक है, और 14 JPSC की एग्ज़ाम जैसे कि हवाले के साथ पता भी चल रहा है कि 14 JPSC के जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर लास्ट तक आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा समय है नहीं, आप लोग अभी से लग जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को और कौन कौन टॉपिक्स पे क्लासेस भी चाहिए और क्लासेस कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि इसी से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, क्लास पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।